So let's start with the today's agenda, that is S800, SRS, SRE, SIE in half an hour. तो पहले अपन चालू करते हैं S800 में दो ही आंसर है काम किया। तो एग्जांपल्स ऑफ एसपीएफ पर एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है? टर क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। क्रेडिटर्स में क्या है? कैश रिसिप्ट्स और कैश डिसबर्समेंट्स फॉर कैश इन्फॉर्मेशन। रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस पब्लिश बाय देम। कॉन्ट्रैक्टर प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या है? पहला 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 आंसर क्या है? एग्जांपल्स ऑफ एसपीएफ। तो क्या है? टर क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। क्रेडिटर में कैश रिसिप्ट्स, कैश डिसबर्समेंट्स फॉर कैश इन्फो। रेगुलेटर एफआर प्रोविजंस पब्लिश बाय देम एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लोन या फिर ग्रांट कर सकते हैं। तो वो तो पहला आंसर अपना डन हो गया, एग्जांपल्स ऑफ एसपीएफ। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड आंसर, दैट इज प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। अब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में क्या है? ऐसे 200, 260, 320, 700। तो वो एक ग्राफ बनाना है, 200, 260, 320, 700। तो 200 में क्या है? 200 में अपना आ जाता है कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस एंड ऑल रेलेवेंट एसेस इफ नॉट एप्लीकेबल। तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कर लो। तो ऐसे 200 कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस एंड ऑल रेलेवेंट एसेस। अगर ऑल रेलेवेंट एसेस कंप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कर लो। नाउ ऐसे 260 में क्या है? कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी ऑफ एसपीएफएस। अगर वो मतलब इसमें क्या हो सकता है कि एसपीएफएस में जो भी टीसीडब्ल्यूजी है वो डिफरेंट होगा, सो मे बी डिफरेंट फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी ऑफ जीपीएफ। एंड ऐसे 320 डिटरमाइन द मटेरियलिटी इवन इफ मैनेजमेंट हैज अग्रीड थ्रेशोल्ड विद यूजर्स। कॉन्ट्रैक्ट में थ्रेशोल्ड आप फ्यूचर, बट इट डज नॉट रिलीव ऑडिटर टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी। तो ऐसे 320 डिटरमाइन द मटेरियलिटी इवन इफ मैनेजमेंट हैज अग्रीड द थ्रेशोल्ड। मैनेजमेंट ने अग्री कर दिया थ्रेशोल्ड का, बट फिर भी मटेरियलिटी डिटरमाइन करो। एंड वही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर थ्रेशोल्ड दी है फिर भी वो ऑडिटर को रिलीव नहीं करता, और ऐसे 700 वाला पॉइंट अपना ऑडिटर्स ओपिनियन आ जाता है। तो सिंपल पॉइंट है। सेकंड आंसर हो गया कि प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कैसे करेंगे? ऐसे 200, 200 प्लस 60, 260, 260 प्लस 60, 320 और लास्ट में 700 वाला पॉइंट आ जाता है। तो दिस वाज ऐसे 800 के एलडीआर्स। नाउ ऐसे 805, ऐसे 805 में कितना आंसर है? तीन आंसर है। ऐसे 805 में तीन आंसर है। पहला तो है मे नॉट बी प्रैक्टिकल। तो मे नॉट बी प्रैक्टिकल तो क्या है? एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। अपन ऐसे 805 क्या है? सिंगल सिंगल अफेयर्स या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ये एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑडिटर आता है तो एप्लीकेशन ऑफ ऐसे करनी होती है हमें। बट इफ ऑडिटर डज नॉट ऑडिट द कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, इवेल्युएट इफ एसएस कैन बी कंप्लीट। तो अगर वो कंप्लीट सेट ऑफ एसएस नहीं बनाता तो इवेल्युएट करो कि भाई वो एसएस को कंप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो इसमें वो प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? तो he does not have same understanding about the entity and environment. He cannot avail ऑडिट एविडेंस अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसको फर्दर कोरोबरेटिव एविडेंस चाहिए होगा। फिर वर्क ऑन एसईएफएस में भी डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट, और इफ नॉट प्रैक्टिकेबल डिस्कस विद मैनेजमेंट फॉर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो सॉर्टेड है। पहला एरो वाला पूरा डायग्राम है। तो नॉट हैव सेम अंडरस्टैंडिंग, फिर नीचे आ जाएंगे ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फो अवेलेबल नहीं होगी। फिर नीड फर्दर कोरोबरेटिव एविडेंस, और नीचे फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा वर्क ऑन एसईएफएस में भी डिसप्रपोर्शनेट और इफ नॉट प्रैक्टिकेबल डिस्कस विद मैनेजमेंट फॉर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। नाउ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, तो ये अपना पहला पहला आंसर हो गया। अब सेकंड है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। इसमें क्या है? ऐसे 200 वाला पॉइंट क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स या फिर ऑल और और रेलेवेंट एसेट्स को कंप्लाई करो। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेशन एंड मटेरियलिटी। तो ऐसे 200 ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेशन, मटेरियलिटी। ऑडिट एविडेंस में क्या है? मैं यूज एविडेंस फ्रॉम द कंप्लीट सेट। अगर वो सेम ऑडिटर है तो कंप्लीट सेट में से में वो एविडेंस यूज कर सकता है। बट एसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एसएई, तो एसए डबल ई एसएई, तो साई ऑन एसएफएस एंड एसएफएस। तो एसेस रिक्वायर करते हैं कि भाई तुम ऐसे एसएफएस और एसएफएस पे भी तुम ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो। फिर इंटररिलेशन में नॉट कंसीडर एसएफएस एंड एसएफएस इन आइसोलेशन, प्रोसीजर्स ऑन इंटररिलेटेड आइटम्स करनी पड़ेगी। फिर मटीरियल ऑन सिंगल एफएस और एसएफएस विल बी लेस देन मटीरियलिटी ऑन कंप्लीट एफएस। तो इफेक्ट ऑन एंटी ऑफ प्रोसीजर्स देखो। तो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग को क्या देखते हैं? ऐसे 200 ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेशन एंड मटीरियलिटी। ऑडिट एविडेंस ऐसे 200 वाला सॉर्टेड है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स या फिर इंडिपेंडेंस देख लो, एंड कंप्लाई विद ऑल रेलेवेंट एसेस कर रहा है कि नहीं वो देख लो। फिर ऑडिट एविडेंस में सॉर्टेड है कि साई कलेक्ट करना है, और ऐसे एसएफएस और एसएफएस में भी करना है। फिर इंटर रिलेशन मतलब एक एक डेटा चेक कर रहा है तो उसको सेल्स के बिना चेक करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डिस्प्रपोर्शनेट एफर्ट आ जाता है। तो मे नॉट कंसीडर एसएफएस और एसएफएस इन आइसोलेशन। तो इंटररिलेटेड आइटम्स में भी अपन को काम करना पड़ सकता है। फिर मटीरियलिटी इन सिंगल एफएस इज लेस देन द मटीरियलिटी ऑन कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। तो वो कंप्लीट हो गया अपना प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। नाउ विल मूव टू द थर्ड आंसर, कंप्लीट सेट एओडीओ समरी में अनमोडिफाइड। तो ये पॉइंट अपना आ जाता है वो कि ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। अगर क्वालिफाइड ईओएम और ओएम है तो इसमें भी अपन अपन को क्वालिफाई ईओएम और इंक्लूड ईओएम और ओएम पैरा इन एसएफएस और एसईएफएस। बट अगर ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ एफएस एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते ऑन एसईएफएस एंड सिंगल एलिमेंट या फिर एसएफएस पे अपन अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, बट दे सकते हैं। सो अनलेस ऑल बिलो इज प्रेजेंट,
कब दे सकते हैं? एससीएफएस में दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? पीपीएम, पपम, पपम में। तो पपम पहला, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, नॉट पब्लिश टुगेदर, एंड एससीएफएस does not constitute a major portion of the complete set. It does not constitute a major portion of the complete set. एसएफएस में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो डीम्ड है कि वो कंप्लीट सेट और मेजर पार्ट ही है। तो सॉर्टेड है ओपिनियन और कंप्लीट सेट ऑफ एफएस अगर अगर एओ और डीओ है, और समरी में समरी नहीं बोल सकते। एससीएफएस और एसएफएस, एससीएफएस और एसएफएस में अगर अनमॉडिफाइड देना है तो नहीं दे सकते, बट कब कब दे सकते हैं? पपम में नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट पब्लिश टुगेदर ओपिनियन, और एससीएफएस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर मेजर पोर्शन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। तो अपना तीसरा आंसर भी हो गया 805 का। नाउ नाउ वी विल मूव टू द एस 810 एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी इफेक्ट। तो समरी इफेक्ट्स में 5 आंसर है, तो 5 आंसर। पहला तो है अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया के फैक्टर्स कौन कौन से? एमपिन। तो पहला है नॉट मिसलीडिंग। जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वेदर अप्लाइड कर विच रिजल्ट इन समरी एफएस दैट आर नॉट मिसलीडिंग। तो अप्लाइड क्राइटेरिया जब अपन लगाएंगे तो समरी एफएस मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वो हो गया। फिर पी से पर्पस, आई से इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स देख लो, एंड एन से नेचर ऑफ एंटिटी देख लो। ये मेरे 24 में आ गया, तो जय माता दी आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन, अवेलेबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ समरी एफएस एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया टू मेक ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल विदाउट डिफिकल्टी, एंड टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस इन एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस। तो उसको पहला तो है समरी एफएस को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। फिर उसको मेक अवेलेबल विदाउट डिफिकल्टी सबको अवेलेबल हो जाए, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। एंड थर्ड है टू इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस इन एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस। तो जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट समरी एफएस में, हाँ, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट जाना चाहिए। नाउ ठीक है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, वो सब जाने दो। नाउ नेचर ऑफ प्रोसीजर तो पहला पॉइंट हो गया अपना, फैक्टर्स हो गया, एमपिन वाला, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। फिर थर्ड, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म अपने डायग्राम वाले फॉर्मेट पे आ जाता है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी एफएस है, तो वेदर वेदर डिस्क्लोजेस समरी एफएस, वेदर डिस्क्लोजेस समराइज नेचर। फिर फ्रॉम वेयर एंड होम कैन बी ऑब्टेन। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से मिल सकते हैं? तो व्हेन समरी एफएस इज नॉट रेकमेंडेड, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अकम्पनीड नहीं है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से मिल सकते हैं? उसका रेफरेंस है कि नहीं? फिर वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियरली डिस्क्लोज ऑडिट क्राइटेरिया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्राइटेरिया का प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं, वो देख लो। फिर वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया अपन ने बनाया है, वो समरी एफएस अप्लाइड क्राइटेरिया जो डिटरमाइन किया है उसके बेसिस पे अपन ने समरी एफएस बनाया ना, वो देख लो। फिर समरी एफएस में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट वो लीडिंग नहीं होना चाहिए। एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी अवेलेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो सॉर्टेड आंसर है नेचर ऑफ प्रोसीजर्स। क्या करेंगे? नेचर ऑफ प्रोसीजर्स पूरा एक डायग्राम है। तो पहला तो है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी डिस्क्राइब कर रहा है। बट सेकंड पॉइंट है कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, तो कहाँ से वो मिल सकता है? फिर अप्लाइड क्राइटेरिया प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे ही अपन ने समरी एफएस बनाया। समरी एफएस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, एंड ऑडिटेड एफएस शुड बी अवेलेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी। दैट वाज इट। ऐसे 810 का तीसरा आंसर हो गया प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। नाउ ना ओपिनियन पे आ जाते हैं। अब ओपिनियन में ना, इसमें दो है कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटेड एफएस में अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो अगर समरी एफएस में अपन को अनमॉडिफाइड देना है, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, एंड इट शुड बी अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर मॉडिफाइड या फिर एडवर्स मॉडिफाइड, इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंसिस्टेंट, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल में अनमॉडिफाइड है, बट अगर समरी है वो कंसिस्टेंट नहीं है, सो इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट एंड इट इज नॉट अ फेयर समरी, तो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड इट शैल बी द एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन अपन को देना पड़ता है। तो ये क्या बात हो गई कि ओपिनियन व्हेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना अनमॉडिफाइड है, तब की बात ये आ जाती है। हाँ, तो अब अपन क्या बात कर रहे थे कि ओपिनियन व्हेन ऑडिटेड एफएस इज अनमॉडिफाइड, ऑडिटेड एफएस अनमॉडिफाइड है, तो अनमॉडिफाइड दे दो अगर अगर वो कंसिस्टेंट है, एंड इफ फेयर समरी है। बट अगर ऑडिटेड एफएस अनमॉडिफाइड है, तो अपन को एडवर्स देना पड़ सकता है समरी में, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, एंड इट्स नॉट अ फेयर समरी उसकी नहीं है, तो अपन को एडवर्स देना पड़ सकता है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है अपना कि ऑडिट ओपिनियन व्हेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड है। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना मॉडिफाइड है, तो अपन को क्या करना है? तो अगर समरी एफएस में अगर ऑडिटेड एफएस क्वालिफाइड ओपिनियन है, अगर उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है, तो अपन को अगर क्वालिफाइड है तो अपन को क्या देना है? एसबी।
क्वालिफाइड है तो क्या देना है, एसबीई, एसबीई तो वो क्या है अपन देख ले, एसबी क्या है, एस से स्टेट, स्टेट दैट स्टेट बेसिस एंड इफेक्ट, स्टेट बेसिस एंड इफेक्ट, स्टेट दैट ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर डिस्क्राइब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड ई से इफेक्ट्स ऑन इफेक्ट ऑफ इट ऑन द समरी एफएस। अगर एडवर्स ओपिनियन है ऑडिटेड एफएस में, अगर एडवर्स और या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो अपन को देना है एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई एस से स्टेट, स्टेट एसबीआई देना है, एसबीआई, एसबीआई एस से स्टेट दैट ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एडवर्स और डिस्क्लेमर, फिर बेसिस फॉर adverse or disclaimer, or third point are there state that due to such opinion it is inappropriate, it is inappropriate to express the opinion। तो अगर क्वालिफाइड है तो एसबी स्टेट द बेसिस, स्टेट बेसिस और स्टेट बेसिस और इफेक्ट, और अगर ए और डी है तो स्टेट बेसिस और इट इज इनअप्रोप्रिएट, इट इज इनअप्रोप्रिएट तो एसबीआई, एसबी और एसबीआई। तो ये अपना हो गया, दो सॉर्टेड आंसर हो चुके हैं अपने इस पार्ट के, जो है अपना ऐसे ये ऑडिट ओपिनियन और ऑडिट ओपिनियन वन। तो चौथा और पांचवा आंसर भी अपना डन हो चुका है। नाउ वी विल मूव टू द अश्योरेंस, अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अपन एसआरएस पे आ जाता है। तो अब है इसमें दो, इसमें ना पहले तो अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात की गई है। तो अश्योरेंस, अश्योरेंस क्या होता है, तो पहला तो है अश्योरेंस मीनिंग, एग्जांपल मीनिंग है पहला तो मीनिंग, एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर expresses conclusion to enhance degree of confidence, expresses conclusion to enhance degree of confidence of intended users, so that users are able to make the confident decisions, need not necessarily be the auditor। तो assurance engagement क्या है कि प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन दे देता है जिससे एक जो रिस्पॉन्सिबल, जो अपना सामने वाला पार्टी है, उसको इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन अश्योरेंस, तो ये अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो गई। बट अब दूसरा आंसर अपना क्या है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज अपनी बात आ जाती है। तो एग्जांपल ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो वो है टैक्स, तो वो है टैक्स कंसल्टिंग और एसआरएस। तो वो है टैक्स कंसल्टिंग और एसआरएस। तो पहले तो है एग्जांपल्स ऑफ नॉन अश्योरेंस, टैक्स कंसल्टिंग एंड एग्जांपल्स स्टार्टेड है, कुछ नहीं है, टैक्स कंसल्टिंग और एसआरएस। एसआरएस में दो पार्ट है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन। नाउ विल मूव टू एसआरएस 4400। नाउ एसआरएस 4400 पे आ जाता है। तो एसआरएस 4400 अपन को क्या बोलता है, तो एंगेजमेंट टू परफॉर्म agreed upon procedures regarding financial information, regarding financial information। Now इसमें पहला तो है मीनिंग एंड एग्जांपल। तो मीनिंग क्या है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ऑडिटर इज एंगेज बाय क्लाइंट, एंगेज किसने किया, बाय क्लाइंट, टू इशू रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स based on the specified procedures performed on specified elements, accounts items of FS, accounts payable, accounts receivable and segment profits। तो agreed upon procedure क्या है, agreed upon procedure, auditor is engaged by client to issue report of factual findings based on specified procedures performed on specified elements, accounts items of FS। इसका एग्जांपल क्या है, accounts payable, accounts receivable, purchase from related parties and segment profits। इसमें कोई assurance नहीं है, no assurance is provided। such agreed upon procedures are नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है बट इंडिपेंडेंस की अपन को जरूरत नहीं होती है इसमें मीनिंग में। तो अपना पहला आंसर हो गया मीनिंग एंड एग्जांपल। अपना मीनिंग एंड एग्जांपल डन हो चुका है, मीनिंग एंड एग्जांपल डन हो चुका है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड आंसर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, तो वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वो देख लेते हैं। तो ऑडिट वर्सेस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर की डिफरेंस, अश्योरेंस। तो ऑडिट में अपन ओपिनियन देते हैं, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ओपिनियन नहीं देते। ऑडिट में अपन अश्योरेंस देते हैं, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में अपन अश्योरेंस नहीं देते। ऑडिट में कंक्लूजन और यूजर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में यूजर कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो की डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस इज इक्वल टू अश्योरेंस, ऑडिट इज इक्वल टू ओपिनियन प्लस प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू द यूजर्स, agreed upon procedure equal to report of factual findings, no assurance, users draw their own conclusions based on the factual findings। तो ये अपना सेकंड आंसर हो गया, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड एयूपी। सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड है। तो ऑडिट में ओपिनियन देते हैं, एयूपी में ओपिनियन नहीं देते, अश्योरेंस ऑडिट में अश्योरेंस देते हैं, एयूपी में नहीं देते। यूजर कंक्लूजन ऑडिट में ड्रॉ नहीं करते, एयूपी में अपन ड्रॉ करते हैं यूजर्स कंक्लूजन। नाउ टर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो ये क्या है, पीनल 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 पीनल। तो टर्म्स क्या है, पीनल, टर्म्स अपनी क्या है, पीनल पीनल। तो टर्म्स पीनल, पी से पर्पस देख लो, स्टेट द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच एयूपी विल बी अप्लाइड। फिर दो एन है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट नो अश्योरेंस विल बी एक्सप्रेस्ड एंड एंटी ऑफ द प्रोसीजर्स एंड एल से लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो टर्म्स क्या है, पीनल। तो पहला तो पर्पस देख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी करनी है, एंटी ऑफ प्रोसीजर्स एंड फैक्ट दैट नो अश्योरेंस विल बी फैक्ट दैट नो अश्योरेंस विल बी एक्सप्रेस्ड। फिर अपना एन से फिर अपना एन से आ जाता है एंटी ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ एंगेजमेंट था वो, एंड एल से लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रोसीजर्स में क्या है, प्रोसीजर में है रियो 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 रियो। तो रियो, आर से रियो, रिकम्प्यूटेशन, रिकम्प्यूटेशन, फिर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन। तो
रिकम्पिटेशन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑपरेटिंग कंफर्मेशन, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड री परफॉर्मेंस नहीं आती। तो क्या क्या नहीं आती? एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लस री परफॉर्मेंस नहीं आती है, री परफॉर्मेंस नहीं आती है इसमें, अपने अपने इस पार्ट में। फिर अपन देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। एस आर एस 4410 पे अपन आ जाता है। तो SRS 4410 में कितना आंसर है? 3 आंसर है। SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट में 3 आंसर है। तो कौन कौन से है? पहला तो है पर्पस। तो पर्पस क्या है? पहला तो है मैंडेटरी, फिर सेकंड है अदर्स। तो मैंडेटरी और अदर्स, तो पहले तो मैंडेटरी में क्या क्या है? तो टोटल आंसर है मैंडेटरी प्रोवाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। तो मैंडेटरी में क्या है? पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। और सेकंड है अदर पर्पसेज में क्या है? इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, इंटरनल में क्या है? मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी की जरूरत पड़ सकती है। फिर टीसी ट्रांजेक्शन पर्पस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जरूरत पड़ सकती है। ई से एक्सटर्नल पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में जरूरत पड़ सकती है। तो मैट, तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म है मैट। तो पर्पस क्या है? पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। और अगर अदर पर्पस है तो अदर पर्पस है तो मैट, एम से मैनेजमेंट, ई से एक्सटर्नल पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, एंड टी से ट्रांजेक्शनल पर्पसेज। नाउ सेकंड आंसर आ जाता है बिफोर एक्सेप्टिंग क्या देखना है? बिफोर एक्सेप्टिंग अपना पूरा मस्त वाला डायग्राम आता है। ऑब्जेक्टिव स्कोप देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? प्रैक्टिशनर की देख लो, मैनेजमेंट की देख लो। प्रैक्टिशनर को एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट देख लो, इंटेंडेड यूज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट का क्या? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एफआरएफ अबाउट जजमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल। एंड नीचे है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। तो बिफोर एक्सेप्टिंग अपन को क्या क्या अग्रीड टर्म्स क्या है? बिफोर एक्सेप्टेंस के वक्त क्या क्या देखना था? पहला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रैक्टिशनर की एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट और इंटेंडेड यूज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एफआरएफ देख लो। जजमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ records, documents, explanations and others, and identification of applicable एफआरएफ। तो अब ये अपना सेकंड आंसर भी हो गया। तो फर्स्ट सेकंड डन हो गया। फिर थर्ड है अपना परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट अंकुश वाला डायग्राम पूरा। तो ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर आ जाता है कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजिंग आरडीएक्सओ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस एंड अदर्स। फिर थर्ड अपना आ जाता है डिस्कस, उसके नीचे ही आ जाता है डिस्कस सिग्निफिकेंट जजमेंट विद द मैनेजमेंट। फिर फोर्थ, prior to completion, read the compiled financial information. Now, two cases of withdrawal. तो पहला ऊपर वाला sorted हो, obtain understanding about business operation and AFRF. फिर आ जाता है compiled financial information using RDXO. फिर नीचे आ जाता है discuss significant judgments with management और prior to completion read CFI. Now नीचे वाला मेन आंसर जो इस ऐसा SRS की जान है। तो टू केसेस ऑफ विड्रॉल, अगर इफ RDXO records, documents, explanations and others plus judgments is incomplete, इनएक्यूरेट, अनसेटिस्फैक्टरी, तो रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि भाई हमें दे दो। बट अगर वो नहीं दे रहा, इफ अनेबल टू कंप्लीट कंपाइलेशन एंगेजमेंट एज मैनेजमेंट फेल टू प्रोवाइड, अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया तो विड्रॉ कर दो एंड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ द रीजंस ऑफ द विड्रॉल। तो ये एक साइड आ गया कि आरडीएक्सओ प्लस जजमेंट्स इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट या फिर अनसेटिस्फैक्टरी है। इस साइड पे आ जाता है if compare information not describes applicable financial reporting framework, if it is if material misstatements require amendments चाहिए, या फिर वो मिसलीडिंग है। अगर वो मिसलीडिंग है तो प्रपोज चेंजेस टू द मैनेजमेंट को चेंजेस प्रपोज करो। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करती है तो विड्रॉ कर दो। इफ नॉट पॉसिबल सी प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये अपना हो गया SRS 4410 के दो आंसर, पर्पस, बिफोर एक्सेप्टिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अंकुश वाला पूरा डायग्राम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो टू केसेस ऑफ विड्रॉल, इफ आरडीएक्सओ प्लस जजमेंट इनकम्प्लीट अनसेटिस्फैक्टरी, तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट करो। इफ अनेबल टू कंप्लीट कंपाइलेशन एंगेजमेंट एज मैनेजमेंट फेल टू प्रोवाइड, तो विड्रॉ कर दो और इन्फॉर्म कर दो मैनेजमेंट को अबाउट द रीजन। इफ कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन नॉट डिस्क्राइब्स एएफआरएफ और मटेरियल स्टेटमेंट्स और अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है तो मिसलीडिंग, और अगर थर्ड पॉइंट है कि मिसलीडिंग है तो प्रपोज चेंजेस टू द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करती है तो विड्रॉ कर दो। इफ नॉट पॉसिबल सी द पीआरएल रिक्वायरमेंट्स। Now we'll move to SRE 2400. 2400 तो वो क्या है? Engagements to review historical financial
स्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या है, पहले तो एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, तो फैक्टर्स क्या है, राइली 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 राइली। तो आर से है नो रैशनल पर्पस, नो रैशनल पर्पस, नॉट एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस, नॉट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। फिर अगर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नीडेड अनअवेलेबल है, इंफॉर्मेशन नीडेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अनरिलायबल या फिर अनअवेलेबल है, इंटीग्रिटी पे डाउट है, तो अपना आ जाता है एल से लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा रही है मैनेजमेंट, एंड ई से अपना आ जाता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग रिव्यू एंगेजमेंट्स, तो राइली 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 practitioner is satisfied about practitioner shall not accept a review engagement if there is there is no rational purpose, not appropriate। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं हो रही है, फिर आई से इन्फॉर्मेशन नीडेड अनअवेलेबल या फिर अनरिलायबल है, डाउट है इंटीग्रिटी पे, या फिर लोसोआ लगा रहा है मैनेजमेंट, लोसोआ लगा रही है, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट लगा रही है। नाउ प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, प्री कंडीशंस अबाउट दिस एंगेजमेंट, तो वो तो बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है कि प्री कंडीशंस अपना वही वाला है, डिटरमाइन वेदर द एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। फिर मैनेजमेंट की obtain an agreement from the management that it acknowledges its responsibility for the preparation and presentation of internal control, and provide the practitioner with क्या आओ all information, additional information and unrestricted access to those within the entity। Now we will move to the next answer। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आंसर, दैट इज परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट में है ना 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट क्या है, पहले तो मटेरियलिटी एज द होल डिटरमाइन करो, और अगर रीअसेस करने की कैन ऑल्सो बी रिवाइज, अगर काम को करने के दौरान अगर कुछ चीजें मिली तो वो रिवाइज भी हो सकती है। फिर ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एप्लीकेबल एफआरएफ, तो ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एप्लीकेबल एफआरएफ वो हो गया। फिर थर्ड है इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डिजाइन एंड परफॉर्म करो, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डिजाइन एंड डिटरमाइन करो। इस पे अपन बाद में आता है। फिर perform the procedures on special consideration, perform the procedures। तो इसमें पांच 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 चीजें दी है, उस पर अपन बाद में आता है। और 5वां पॉइंट है, और अपना 5वां पॉइंट है ऊपर एडिशनल कंसिडरेशंस देख लो, एडिशनल प्रोसीजर्स क्या क्या करनी है वो देख लो। तो एडिशनल प्रोसीजर्स जो भी करनी है वो अपन को देख लेनी है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि परफॉर्मिंग रिव्यू एंगेजमेंट, तो मटेरियल सॉर्टेड है वो तो, और रिवाइज करते रहो जब भी जरूरत पड़े। फिर ओपन एंड अंडरस्टैंडिंग वो भी कुछ पूछने वाला है नहीं, बट अब इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, डिजाइन एंड परफॉर्म। तो इंक्वायरी क्यों जरूरत है, तो इंक्वायरी एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरीज प्रिंसिपल सोर्स, वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस है। एंड परफॉर्मिंग इंक्वायरी ऑल्सो असिस्ट प्रैक्टिशनर इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जब भी इंक्वायरी करते हैं तो प्रैक्टिशनर असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट अपन को मिल जाती है। तो प्रैक्टिशनर को असिस्टिंग मिल जाती है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। फिर अगर एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों जरूरी है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स जरूरी है फॉर द यूसिया। तो यूसिया एनालिटिकल प्रोसीजर, यूसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, यूसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए जरूरत है। फिर सी से कोरोबरेटिव एविडेंस इकट्ठा करने के लिए जरूरत है। फिर आई से identifying the inconsistencies, and A से additional procedures will be serving as an additional procedure when practitioner becomes aware of the matters that cause him to believe that FS may be materially misstated। तो inquiry sorted है, और analytical procedures में क्या करना है, यूसिया करना है, यूसिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, सी से कोरोबरेटिव एविडेंस इकट्ठा करने में जरूर हेल्प करेगी। फिर आइडेंटिफाइंग द इनकंसिस्टेंसीज एंड एडिशनल प्रोसीजर वो यूज कर सकते हैं। फिर परफॉर्म प्रोसीजर ऑन द स्पेशल कंसिडरेशन, परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, एफ आर एस करो। एफ से है फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस। अगर कोई भी फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस अपन को मिला, तो उसको उसका कोई भी इंडिकेशन है तो उसको अपन को कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। अगर रिलेटेड पार्टीज के लिए क्या करना है, उसके लिए अपन को रिमेन अलर्ट रहना है उसके लिए। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए एडजस्टमेंट या फिर डिस्क्लोजर जो भी अप्रोप्रिएट है वो कर लो। गोइंग कंसर्न में ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। फिर ओ से यूजिंग द वर्क ऑफ अदर, वो भी फालतू पॉइंट है। फिर अपन आ जाता है परफॉर्म द एडिशनल प्रोसीजर। तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम खतरनाक वाला एलडीआर है। तो एडिशनल प्रोसीजर्स, अगर if practitioner becomes aware of the matters that cause FS to be materially misstated, he should design and perform additional procedures to enable। तो अगर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, सॉर्टेड रखो, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला तो अपन को क्या करना है, कौन सी एडिशनल प्रोसीजर्स करनी है, ये वो आंसर है। तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला तो क्या करना है, तो पहले तो एडिशनल प्रोसीजर्स कंक्लूड that matter is not likely to cause a financial statement as a whole to be materially misstated। तो conclude that material misstatement as a whole कोई कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। So conclude that matter is not likely to cause FS as a whole to be materially misstated, or determine that matters causes financial statement as a whole to be materially misstated। तो दो बात करनी है, पहले तो कंक्लूड करो, डिस्पेल करो कि भाई नहीं है,
conclude that matter is not likely to cause FS as a whole to be materially misstated. और सेकंड है कि कंफर्म करो, हाँ भाई, डिटरमाइन दैट मैटर कॉजेज एफएस एज अ होल टू बी मटेरियली मिस्टेटेड। तो डिटरमाइन करो कि हाँ भाई ये मैटर मटेरियली मिस्टेट कर रहा है फिनेंशियल ट्रीटमेंट एज अ होल को। बट अगर अपन ने डिटरमाइन कर लिया कि भाई हाँ ये मैटर मटेरियली मिस्टेटेड कर रहा है अपने एफएस को, तो क्या करना है? सो एडिशनल प्रोसीजर्स फोकस ऑन ऑब्टेनिंग एविडेंस टू एनेबल प्रैक्टिशनर टू फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन मैटर्स दैट कॉज एफएस टू बी मटेरियली मिस्टेटेड। तो क्या करना है? तो एडिशनल इंक्वायरी या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो, या फिर टीओडी या फिर SF505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। तो एकदम सॉर्टेड रखो। तो एडिशनल जब भी अपन को पता चले कि मटेरियली मिसस्टेटमेंट है, तो क्या करना है? तो पहले तो डिस्पेल करो, हाँ पहले तो डिस्पेल या फिर डिटरमाइन। तो डिस्पेल में क्या है कि भाई पहले कंक्लूड कर लो, हाँ भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट वो ऐसा एज अ होल इतना मटेरियल नहीं है। बट अगर, और दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन करो दैट मैटर कॉसेज एफएस एज अ होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो अगर जब वो पता चल गया तो क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करनी है? तो एडिशनल इंक्वायरी या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर करो, या फिर टीओडी या फिर SF505 खत्म करो। तो ये बात हो गई अपनी ये पॉइंट की ना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। तो प्रैक्टिशनर should request to provide WR that management has fulfilled its responsibilities and all transactions have been recorded। तो उसका वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भाई मैनेजमेंट ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है और सब ट्रांजेक्शन जो भी है वो सब रिकॉर्डेड हो चुके हैं। नाउ मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग। तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है? तो आरपीटी और ट्रांजेक्शन, फिर फ्रॉड जो भी है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन अगर कुछ है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मटीरियल मटीरियल नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन अगर कुछ है, फिर फिर अगर WR नहीं मिला, तो अगर मैनेजमेंट ना बोल रही है WR नहीं दे, तो प्रैक्टिशनर शुड डिस्कस रीइवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ द client and take the appropriate action। तो डिस्कस मैटर विद द मैनेजमेंट, रीएवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ वो मैनेजमेंट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। तो क्या करना है? दिया डिस्कस इंटीग्रिटी और एक्शंस को अपन को देख लो। नाउ प्रैक्टिशनर से डिस्क्लेम। तो प्रैक्टिशनर को डिस्क्लेम करने का भी एक राइट दिया है। तो प्रैक्टिशनर से डिस्क्लेम डिस्क्लेम कब करना है? कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है तो डिस्क्लेम कर सकता है। एंड मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहा, तो प्रैक्टिशनर कंक्लूड्स दैट देयर इज अ डाउट अबाउट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एज WR आर नॉट रिलायबल। तो रिलायबल नहीं है और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे ही डाउट है, तो भाई डिस्क्लेमर कर दो, या फिर मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा है तो डिस्क्लेम कर दो। फिर कंक्लूजन तो सॉर्टेड है, वो SS 105 में जो पढ़ा है वही है। Now we'll move to the next SRE 2410, review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity। रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या करना है? तो पहले तो अपन को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अंडरस्टैंडिंग किसकी? अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर टू अपडेट अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरिम फाइनेंशियल मतलब क्वार्टर का जो भी अपन को रिव्यू करना है, तो उसके लिए अपन को अपडेट करना होता है खुद को। तो क्या करेंगे? तो पहले तो चार इंक्वायरी के पॉइंट, चार कंसिडरिंग के पॉइंट और दो रीडिंग के पॉइंट। चार कंसिडरिंग, चार इंक्वायरी, चार कंसिडरिंग, दो रीडिंग। तो इंक्वायरी में क्या करेंगे? इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो मैनेजमेंट का फ्रॉड रिस्क के प्रति क्या असेसमेंट है वो चेक कर लो। तो क्या क्या करेंगे? सॉर्टेड या कुछ नहीं है। तो ठीक है, इंक्वायरिंग अबाउट मैनेजमेंट अबाउट द फ्रॉड रिस्क, फिर इंक्वायरिंग मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट अबाउट द चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल एंड इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट अबाउट प्रोसेस बाय विच द इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। तो उनको क्या करना है? इंक्वायरी इंक्वायरी क्या क्या चीजों की करनी है? तो इंक्वायरी क्या क्या चीजों की करनी है? तो पहले तो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फिर है चेंजेस इन बिजनेस, कोई भी हुआ है वो देख लो, फिर चेंजेस इन बिजनेस हो गया, फिर चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल कुछ भी हुआ है, चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल जो भी हुआ है, और लास्ट में अपना पॉइंट आ जाता है अगर कोई भी ऐसी इंक्वायरी मैनेजमेंट अबाउट द प्रोसेस बाय विच इंटरिम फाइनेंशियल। तो किस प्रोसेस से वो बनाए गए हैं वो पूछ लो उनसे। तो फिर अपना आ जाता है ना रीडिंग। रीडिंग क्या करना है? दो चीजें, रीडिंग द मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड इंटरिम। तो जो पिछले पिछले क्वार्टर में जो दिया है वो पढ़ लो। तो रीडिंग मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रीसीडिंग ईयर ऑडिट एंड प्रायर इंटरिम। तो प्रीसीडिंग ईयर वाला भी पढ़ लो। फिर कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट रिस्क, कंसिडरिंग FRF, considering results of any audit procedure performed and considering the results of internal audit। तो सॉर्टेड इंक्वायरी के चार पॉइंट, रीडिंग के दो पॉइंट और कंसिडरिंग में मटेरियल भी लिख दो, कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट रिस्क लिख दो। तो ये अपना सॉर्टेड हो जाता है इंक्वायरी वाला आंसर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अदर रिव्यूज। तो कौन कौन सी प्रोसीजर्स अपन को करनी है? तो 1 2 3 और 6 अदर है। तो 1 2 3 और 6 तो वो अदर प्रोसीजर्स है। बाकी तो दो अपनी वही है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर जो करनी होती है।
वही करनी है। तो पहले तो 1, 2, 3 और 6, तो फोर्थ इंक्वायरी है और ये एनालिटिकल प्रोसीजर नाउ। तो वन क्या है, रीड द मिनट्स। रीड द मिनट्स, अगर मिनट्स नहीं है तो इंक्वायरी कर लो। फिर प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ऑडिट में कोई मॉडिफिकेशन आया है तो उसका इफेक्ट देख लो। फिर अगर अदर ऑडिटर्स को सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स दिए तो उसका रिस्क देख लो। तो कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ मैटर्स गिविंग कम्युनिकेटिंग विद अदर ऑडिटर्स हु आर परफॉर्मिंग रिव्यू ऑफ एंटिटीज कंपोनेंट्स, तो जो भी कंपोनेंट्स का रिव्यू कर रहे हो तो उनको कम्युनिकेट कर लो। फिर इंक्वायरी में अपन आ गए, एनालिटिकल प्रोसीजर में कोई पॉइंट नहीं है। और reading the interim financial information and considering whether anything causes auditor to believe that interim financial statement is not as per FRF। तो एफआरएफ के हिसाब से नहीं है तो वो देख लो। तो पहले तो 4 पॉइंट, रीडिंग द मिनट्स, अगर मिनट्स नहीं है तो इंक्वायरी कर लो। प्रीवियस ऑडिट का कोई मॉडिफिकेशन तो उसका इफेक्ट देख लो। फिर अदर ऑडिटर्स को कम्युनिकेट कर दो अबाउट द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स अप्लाइंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। एंड अगर इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ो और उस वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनी बनी है कि नहीं वो देख लो। फिर मैनेजमेंट को इंक्वायरी कर मैनेजमेंट की इंक्वायरी करो। तो मैनेजमेंट की इंक्वायरी में क्या क्या करना है, तो एप्लीकेबल एफआरएफ देख लो। तो वेदर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन मेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। कोई भी एनालिट कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंजेस हुए तो चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल देख लो। फिर नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट देख लो। नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स देख लो। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर कोई सेगमेंट डिस्पोजल हुआ वो देख लो। आरपीटी देख लो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देख लो। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देख लो। या फिर सबसिक्वेंट इवेंट्स जो भी हुए हैं वो देख लो। तो क्या क्या इंक्वायरी करनी है अपन को, वो आंसर है ये वाला। तो क्या क्या इंक्वायरी करनी है, तो सॉर्टेड आंसर है जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ वो देख लो। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ हुए तो वो देख लो। फिर नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हुआ है वो देख लो। बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी सेगमेंट डिस्पोजल हुआ है वो देख लो। आरपीटी देख लो। कंटिजेंट लायबिलिटी देख लो। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या फिर सबसिक्वेंट इवेंट्स देख लो। फिर अपन आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एक्नॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइन डीम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज पर एफआरएफ बनाया है। फ्रॉड्स को जानने की रिस्पॉन्स, इट हैज डिस्क्लोज्ड ऑल द फ्रॉड्स। फिर असेसमेंट ऑफ फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन जो भी उसको पता चले, ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स उसने डिस्क्लोज कर लिया है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो उस चीज का। नाउ कम्युनिकेशन, तो अगर कोई भी चीज में ना मैटर कॉजेज ऑडिटर टू बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू मेक अ मटेरियल एडजस्टमेंट, कोई भी मटेरियल एडजस्टमेंट इन आईएफआई करना है सो दैट इट इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ही शैल कम्युनिकेट टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, ही शैल मेक कम्युनिकेशन टू द टीसीडब्ल्यूजी। अगर वो नहीं कर सकता तो तीन चीजें करनी है। तो इफ टीसीडब्ल्यूजी, अगर टीसीडब्ल्यूजी नहीं कर रहा है ये, उसको कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं दे रहा है, तो वेदर टू मॉडिफाई रिपोर्ट, तो मॉडिफाई कर लो। क्यूसी या फिर एसी क्वालिफाइड कंक्लूजन या फिर एडवर्स कंक्लूजन देखो, या फिर विड्रॉ फ्रॉम द रिव्यू एंगेजमेंट। और थर्ड है रिजाइन, रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द एनुअल अफेयर्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कोई भी अगर मटेरियल एडजस्टमेंट्स करने को बोल रहा है ऑडिटर, और अगर वो मैनेजमेंट नहीं कर रही है तो मॉडिफाई कर लो या फिर विड्रॉ कर लो, या फिर रिजाइन, विड्रॉ फ्रॉम द रिव्यू एंगेजमेंट एंड रिजाइन फ्रॉम द, जो भी पूरी ऑडिट है उसमें से भी अपन को रिजाइन कर देना पड़ देना होता है। तो ये अपना हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अदर कंसिडरेशंस। तो अगर कोई भी डिपार्चर है फ्रॉम द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो अगर कोई भी डिपार्चर इफ मैटर्स कॉजेज ऑडिटर टू बिलीव दैट आईएफआई is materially affected by departure from AFRF and management does not correct interim financial information, auditor shall modify the opinion, QO QCAC दे दो। फिर लिमिटेशन ऑन स्कोप अगर लगा रहा है तो बिफोर लगा रहा है तो नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। अगर आफ्टर द ऑडिट, अगर ऑडिट स्टार्ट हो गई उसके बाद लगा रहा है तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव। और अगर वो नहीं कर रही है, अगर वो नहीं कर रही है तो लिख दो कि भाई अपन कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकेंगे। तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिव्यू आईएफआई इफ देयर इज अ लॉस इम्पोज बाय मैनेजमेंट। अगर बिफोर कर रहे हो तो एक्सेप्ट ही मत करो, अगर आफ्टर कर रहे हो तो रिक्वेस्ट टू रिमूव। अगर नहीं कर रहे तो लिख दो कि भाई हम कंक्लूजन बना नहीं पाएंगे। नाउ गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो मॉडिफाई कर लो और ईओएम पारा में लिख दो। यहाँ पे मुर्गा नहीं आएगा, मुर्गा नहीं आएगा, ये याद रखना। यहाँ पे मुर्गा नहीं आता। तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, तो auditor identified a material uncertainty relating to an event that may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। अगर इवेंट करंट पीरियड में आइडेंटिफाई हुआ है तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए गए हैं तो मॉडिफाई द रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पर मुर्गा नहीं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर नॉट मेड, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं बनाया है तो एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। नाउ इवेंट आइडेंटिफाइड इन प्रायर पीरियड और ऑडिटर और प्रायर पीरियड रिव्यू, तो ऑडिटर मे हैव मॉडिफाइड द प्रायर पीरियड ऑडिट और रिव्यू
report by even पर material uncertainty still exists. अगर अभी भी कर रही है तो अगर adequate disclosures दिए है तो modify the report by adding a para highlighting the continued material uncertainty. अगर adequate disclosures नहीं दिए है तो express a qualified या फिर adverse opinion. So this was SRE part.